नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के केस की जिसका इम्पैक्ट रूरल डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा पड़ा। इसका नाम था राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015। ये केस पंचायत इलेक्शन में कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन को सेट करने के लिए लेकर था। क्या सरकार किसी को इलेक्शन लड़ने से रोक सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया या उसके पास स्कूलिंग या कोई बेसिक एजुकेशन नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बिकॉज एक तरफ था राइट टू इक्वालिटी और दूसरी तरफ थी राइट टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। ये केस हरियाणा से स्टार्ट हुआ जब स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया। इस लॉ के थ्रू कुछ एजुकेशनल और फाइनेंशियल क्राइटेरिया को फिक्स किया गया था जो पंचायत के जो कैंडिडेट थे उनको फुलफिल करना था। पर लोगों का कहना था कि ये लॉ अनफेयर है, स्पेशली रूरल और स्पेशली वुमेंस के लिए, क्योंकि ये कैंडिडेट इस चीज़ से बाहर हो सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ये राजबाला और दूसरे पिटिशनर ने फाइल किया था, इसलिए इसका नाम राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा पड़ा। अगर आप किसी जुडिशरी, यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये केस आपके लिए गवर्नेंस और लोकल डेमोक्रेसी को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। 2015 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जो बाद में हरियाणा पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 बना। इस अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत इलेक्शन कैंडिडेट के लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई थी। कुछ कंडीशंस इस तरह की थी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एजुकेशन कम से कम 10th क्लास पास होनी चाहिए और फीमेल और एससी कैंडिडेट्स के लिए 8th क्लास पास होना बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट के पास फंक्शनल टॉयलेट होना चाहिए जो घर के अंदर होना चाहिए और उनके पास किसी भी तरह का कोऑपरेटिव बैंक का लोन नहीं होना चाहिए और वो डिफ़ॉल्टर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी कोई पेंडिंग ड्यूज नहीं होने चाहिए। सरकार का कहना था कि ये सब कंडीशन इंप्रूव करेगी गवर्नेंस और क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स। पर पटिशनर का कहना था कि ये कंडीशन डिस्क्रिमिनेटरी हैं, स्पेशली अगेंस्ट गरीबों के लिए, वुमेंस के लिए और ग्रामीण लोगों के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट ये था कि राइट टू वोट और राइट टू कॉन्टेस्ट एक बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी वजह से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया। पटिशनर ने बोला कि ये लॉ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट जाता है। क्या सिर्फ इस बेसिस पे कि इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है कि अगर किसी ने पढ़ाई पूरी नहीं की है या वो स्कूल नहीं गया है। इंडिया में लिटरेसी रेट पहले ही बहुत कम है, रूरल एरियाज़ में ऑलरेडी लो है, महिलाएं और दलित की जो हालत है वो पहले से ही बहुत ख़राब है। तो ये क्राइटेरिया इनडायरेक्टली अनइक्वल ट्रीटमेंट क्रिएट करता है। उनका कहना था कि ये कंडीशन उच्च वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करता है जो प्रिविलेज ग्रुप से आते हैं या जिनका ग्रुप बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। टॉयलेट कंडीशन पे भी उन्होंने बोला हर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होते टॉयलेट बनाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी और लोन डिफॉल्ट्स पर उनका कहना था कि क्या बिजली बिल या बैंक लोन के चक्कर में किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ये भी कोई करना सही तो नहीं है। इस वजह से उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए और ये भी हाईलाइट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया हुआ है जिसमें हर एडल्ट को पार्टिसिपेट करने का राइट मिलता है, तो हमें क्यों रोका जा रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने अपना स्टैंड बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया। उनका कहना था कि ये लॉ किसी के राइट टू वोट को नहीं ले रहा है, सिर्फ कॉन्टेस्ट करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिक्स कर रहा है। अगर लेजिस्लेचर एजुकेशन के बेसिस पे बेटर रिप्रेजेंटेटिव चाह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। सरकार ने बोला कि एजुकेशन कैंडिडेट को बेटर डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ मांगता है, तो इसमें क्या गलत है, इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी। फंक्शनल टॉयलेट की कंडीशन पर उन्होंने बोला कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ इसको जोड़कर देखना चाहिए। और लोन और इलेक्ट्रिसिटी डिफ़ॉल्ट का रीज़न ये बताया कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव खुद ही अगर फाइनेंशियल अफेयर्स को सही से नहीं समझेगा तो लोग कैसे समझेंगे। इसलिए ये सब कंडीशन रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन तो हैं, आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं। उन्होंने ये भी आर्गू किया कि पार्लियामेंट ने कई जगह मिनिमम क्वालिफिकेशन लगाई है जैसे टीचर्स और जजेस के लिए, तो पंचायत लेवल पर ऐसे नॉर्म्स क्यों नहीं ला सकते, ये इरेशनल क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने राजबाला की पटिशन को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने बोला कि राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक स्टैचुटरी राइट है जो लेजिस्लेचर देता है, वो उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। कोर्ट ने बोला कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स करना आर्बिट्री नहीं है, इससे बेटर गवर्नेंस प्रमोट होती है, तो ये करना जरूरी है। टॉयलेट और फाइनेंशियल कंडीशन पर भी अनरीजनेबल नहीं माना गया क्योंकि उन्होंने कहा कि पब्लिक हाइजीन और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 14 के वायलेशन के आर्गूमेंट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ निरक्षरता या इलिटरेसी को हम प्रमोट नहीं कर सकते, इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाना चाहिए, हम
इसके खिलाफ हैं। अगर स्टेट चाहती है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एजुकेटेड हो, तो ये तो एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, इसे क्यों नहीं माना जाए। इसके वो तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको इसके लिए तो एक अच्छे कदम की तरह देखना चाहिए। इस जजमेंट की टोन काफ़ी रिफॉर्मिस्ट थी और कोर्ट ने डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नेंस को प्रायोरिटी दी, मतलब कि इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। इस जजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स भी अप्लाई हुई थी, तो आइए उन्हें देखते हैं। पहला था रीजनेबल क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14, मतलब कि हर इन इक्वल ट्रीटमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, अगर वो लॉजिक पे बेस्ड हो तो वो वैलिड है। दूसरा था स्टैचुरी वर्सेस फंडामेंटल राइट, मतलब कॉन्टेस्ट करने का राइट आपका स्टैचुरी है, ना कि फंडामेंटल, इसलिए आर्टिकल 19 के अंडर ये नहीं आता। तीसरा था प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जब तक कोई लॉ क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो तब तक कोर्ट उसको वैलिड ही मानेगा। और चौथा था बैलेंसिंग राइट्स वर्सेस ड्यूटीज़, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के साथ उनकी ड्यूटीज़ भी होती हैं, इसलिए अगर एजुकेटेड और अकाउंटेबल रिप्रेजेंटेटिव भी डेमोक्रेसी के पार्ट हैं, अगर वो आएंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। इस केस का इम्पैक्ट रूरल पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पर दोनों पे पड़ा। बहुत से पोटेंशियल कैंडिडेट स्पेशली वुमेन और एससी कम्युनिटीज़ के लोग इलेक्शन से बाहर हो गए। क्रिटिक्स ने कहा कि ये लॉ एक्सक्लूजनरी है और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को वीकन करता है। दूसरी तरफ सपोर्टर्स ने कहा कि इससे पंचायत सिस्टम में क्वालिटी और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपको क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे। बाद में राजस्थान ने भी इस सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया। ये जजमेंट एक प्रेसिडेंट बन गया और अदर स्टेट को भी फॉलो करना पड़ा। कोर्ट ने इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया कि वोटर डिजर्व बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि आपको अच्छे रिप्रेजेंटेटिव मिलने ही चाहिए। तो अब अगर किसी स्टेट में ऐसे रिफॉर्म आते हैं तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पहले से ही इस्टेब्लिश हो चुका है। ये केस भी दिखाता है कि कैसे जुडिशरी बैलेंस कर इंडिविजुअल राइट वर्सेस पब्लिक गुड, इनको कैसे बैलेंस करके चलता है। जुडिशरी अपना काम बहुत अच्छे से निभाती है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। इस जजमेंट के बाद काफ़ी सारी डिबेट्स चालू होगी एकेडमिक और पॉलिटिकल सर्कल्स में। क्रिटिक्स ने बोला कि कोर्ट ने प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को कंसीडर ही नहीं किया, जैसे पावर्टी, लिटरेसी और एक्सेस टू टॉयलेट। क्या सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नेता बन सकते हैं? ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मेन मकसद होता है इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, जिसको अंडरमाइन किया गया। ये भी कहा गया कि लॉ जेंडर बेस और कास्ट बायस क्रिएट करेगा इनडायरेक्टली। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने भी बोला कि ये वुमेन पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। पर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ये लॉन्ग टर्म में एम्पावरमेंट और अवेयरनेस को लेकर आएगा। ये जजमेंट एक आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल था। क्या एजुकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए नेता लोगों के लिए या नेता बनने के लिए? राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एक ऐसा केस था जिसमें कोर्ट ने प्रोग्रेसिव रिफॉर्म को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। कोर्ट ने बताया था कि कभी कभी पब्लिक गुड के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूरी होती है। साथ ही ये डिबेट भी स्टार्ट हुई कि क्या रूरल और मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं। डेमोक्रेसी का बैलेंस मेंटेन करना इंक्लूसिव और इफेक्टिवनेस के बीच में जुडिशरी का काम है। आज भी ये केस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और लोकल गवर्नेंस में बहुत चर्चा में रहता है। ये केस एक आईना दिखाता है इंडियन डेमोक्रेसी को, जहाँ सबको शामिल भी करना है और सिस्टम को स्ट्रांग भी बनाना है। इस सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इस जजमेंट ने एक टफ क्वेश्चन उठाया, शुड वी एम फॉर रिप्रेजेंटेशन और क्वालिफिकेशन। आपको क्या लगता है, क्या नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका दूसरा पहलू भी है? दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो भटके हुए हैं। तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।